हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू द यूट्यूब चैनल ऑफ बेस्ट एकेडमी। और आशा करता हूं कि लॉकडाउन के इस पीरियड में आप लोगों का दिन अच्छा गुजर रहा होगा। तो काफ़ी स्टूडेंट्स ने रिक्वेस्ट किया था कि ऑनलाइन लेक्चर सीरीज़ शुरू की जाए, क्योंकि ऑफलाइन क्लासेस अब मुझे नहीं लगता कि पॉसिबल हो पाएंगी फ़िलहाल 2-3 महीनों तक। तो मैंने सोचा कि चलिए अपने वास्ट एक्सपीरियंस के तहत आप लोगों को सबसे पहले तो ये बताएं कि सरकारी नौकरी की तैयारी कैसे की जाती है, या आप सीधे से ये बात समझिए कि कलेक्टर के बनने की जो तैयारी है वो क्या होती है, या कलेक्टर बनकर आप क्या उखाड़ लोगे ये भी हम लोग देखते हैं, या हम क्या नहीं उखाड़ पाएंगे वो भी हम लोग इस वीडियो लेक्चर में समझेंगे, या जो बने हैं उन्होंने क्या कर दिया और जो नहीं बन पाए वो क्या कर रहे हैं। तो ये सारी बातें जो सिविल सर्विसेज में होती हैं, जो जर्नी होती है, उसको हम इस वीडियो लेक्चर के माध्यम से समझने का थोड़ा सा प्रयत्न करेंगे। तो ध्यान से इस पूरे वीडियो लेक्चर को आप समझिएगा, देखिए और अंत तक अपने उसके बाद डिसीज़न बनाइएगा कि आपने जो तैयारी चूज़ करी है इतनी लंबी, क्या आप उसके लायक हैं, या क्या आप सिस्टम में आकर के सिस्टम को बदल सकते हैं, या सिस्टम का हिस्सा बन करके, उसका एक पार्ट बन करके उसको सुचारू रूप से चलाने में मदद करते हैं। तो चलिए दोस्तों, हम लोग शुरू करते हैं और सबसे पहले देखते हैं कि ये जो सिविल सर्विसेज होती हैं उसमें आप लोगों को जनरल में देखिए बहुत ही बेसिक सी बात करूँगा। बहुत ही आम आदमी हूँ, बहुत ही आम जगह से उठ कर के आया हुआ हूँ और काफ़ी वास्ट एक्सपीरियंस है इस फील्ड में। तो अगर हम लोग देखें तो हम लोगों ने जनरली जो मूवीज़ देखी हैं, उन मूवीज़ में हम लोगों को कुछ इस तरीके की चीज़ें दिखाई पड़ती हैं और कुछ इस तरीके की पिक्चर सोशल मीडिया में वायरल होती हैं, जिसके तहत हम लोग एक एक हिस्टीरिया, एक मास परसेप्शन ये बनाते हैं कि हमारे जितने भी जो सिविल सर्विसेज के तैयारी करने वाले जितने भी एस्पायरेंट्स होते हैं, उनको कुछ इस तरीके की ज़िंदगी मिलती है। नो डाउट कि ऐसी ज़िंदगी मिलती है डेफिनेटली, लेकिन अब आप समझिए कि सिविल सर्विसेज में हर साल लगभग 1000 सेंट्रल जो पोस्ट होती हैं, और उसके बाद सिविल सर्विसेज आपकी दो तरीके की हैं, एक प्रोविंशियल स्टेट सर्विसेज भी होती हैं, जो प्रोविंशियल सर्विसेज या स्टेट पीसीएस हम लोग जिसको बोलते हैं, वो भी सिविल सर्विसेज में ही काउंट की जाती है सारी की सारी सर्विसेज, चाहे वो यूपीएससी के द्वारा हो, यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन जो सेंटर पे कंडक्ट करवाता है, या जो हमारी स्टेट पीएससीज हैं, पब्लिक सर्विस कमीशंस, उन सभी के तहत जो हमारे ऑफिसर्स रिक्रूट होते हैं उन सभी को हम लोग सिविल सर्वेंट्स कहते हैं। तो जनरली इस तरीके की फ़ोटोज़ को देख करके हम लोग बहुत इंस्पायर होते हैं, और इंस्पायर होने वाली बात भी है। और हम लोग ये अंदाज़ा लगाते हैं कि आफ्टर प्रिपेयरिंग फॉर सिविल सर्विसेज हम लोगों को कुछ इस तरीके की ज़िंदगी नसीब होगी। तो दोस्तों, ये भी एक सच्चाई है, बिल्कुल ऐसी ज़िंदगी मिलती है, परंतु दूसरी सच्चाई भी है। दूसरी सच्चाई ये है कि हो सकता है कि जो आपके जिलाधिकारी महोदय होते हैं उनको इस तरीके की फैसिलिटी मिले, लेकिन हो सकता है कि जो उससे छोटे स्तर के कर्मचारी हों, या जो दूसरे आईएएस ऑफिसर्स हों, या जो पीसीएस ऑफिसर्स हों, उनको इस तरीके के ऑफिस नसीब ना हो। स्थिति कुछ और भी गंभीर हो सकती है। कहने का ये मतलब है कि मिथ और रियलिटी में फ़र्क होता है। मूवी और जो रियल लाइफ ज़िंदगी होती है, दोनों में फ़र्क है। आप यहाँ पर अगर देखेंगे तो इसमें भी ये जितने ऑफिसर्स हैं, ये पीसीएस लेवल और आईएएस लेवल के ऑफिसर्स सेक्रेटरीज़ हैं। और सचिवालय में अगर आप जाएंगे तो वहाँ पे सबसे ऊंचे लेवल के मंत्री वगैरह बैठते हैं, और उसमें भी जब आप नए रिक्रूट होते हैं तो आपकी सबसे पहले जो पोस्टिंग होगी वो एज अ पोस्ट आपको आईएएस ही मिलेगा, या एज अ पोस्ट आप पीसीएस में एसडीएम वगैरह जब रिक्रूट होंगे, कलेक्टर वगैरह रिक्रूट होंगे, तो धीरे धीरे हियरआर्की में आप प्रमोट होते हुए ऊपर को जाएंगे। और सेक्रेटेरिएट में बैठने का मौका केवल सीनियर ऑफिसर्स को ही मिलता है। और देखिए सीनियर ऑफिसर्स किस तरीके से बैठते हैं, तो कभी आप जाएंगे तो आपको वहाँ पे पता चलेगा। और अगर आपकी पोस्टिंग कुछ ऐसे डिस्ट्रिक्ट्स में होती है कलेक्टर बनने के बाद, तो हो सकता है कि आपकी स्थिति कुछ इस तरीके की भी हो। तो इसलिए अपने मन में ऐसे सपने लेकर के जाएं कि हमको इस तरीके की परिस्थितियां भी सामने आ सकती हैं। अगर दोस्तों हम लोग और देखें तो हमारे जो ऑफिसेस हैं, और देखिए सच्चाई, इस तरीके के भी ऑफिसेस होते हैं। ये हमारे एसडीएम साहब बैठे हुए हैं, यहाँ पे ये हमारे कलेक्टर साहब बैठे हुए हैं बीच में, और ये इस तरीके से ये तो देख रहे हैं। इस तरीके की चीज़ें हम लोगों को मूवी में देखने को तो नहीं मिलती हैं, फिल्मों में ऐसी चीज़ें नहीं दिखती हैं, क्योंकि फिल्मों में हम लोगों को दिखाई पड़ता है पावर, भौकाल, और उसी को देख करके हमें लगता है कि एक बार अगर कलेक्टर बन गए तो जीवन में जाने क्या उखाड़ लिया। लेकिन अगर इसी तरीके से आप देखें तो जितनी पढ़ाई हमने करी, या इन लोगों ने जो पढ़ाई करी थी, अगर वाकई इन लोगों ने कुछ कंट्रीब्यूशन किया होता देश में, तो हो सकता है कि आज देश की स्थिति बहुत अच्छी होती।
लेकिन क्या कंट्रीब्यूशन किया है, क्या नहीं किया है, वो सेल्फ असेसमेंट, वो एक असेसमेंट की बात है, जो कि हम लोग आगे देखेंगे, समझेंगे। इस तैयारी के दौरान आपको ये सब भी पता चलता चला जाएगा। आगे अगर हम लोग देखें तो इसी तरीके के हमारे जो आईपीएस ऑफिसर्स होते हैं या प्रोविंशियल पुलिस सर्विसेज जो होती हैं, जो हमारे पीसीएस ऑफिसर्स, डीएसपी वगैरह होते हैं, उनकी लाइफ स्टाइल आपको इस तरीके से देख करके बहुत अच्छा लगता है। लेकिन दोस्तों ये तो एक दिन परेड की ही बात है। हो सकता है ऐसी स्थिति सिर्फ 26 जनवरी को आए, 15 अगस्त को इस तरीके की चीज़ दिखाई पड़े, गांधी जयंती में दिखाई पड़े। तो ये एक एक दिन की फ़ोटो देख करके आप अपने मन में कुछ इस तरीके के सपने बनाएं कि आप ऐसे चलेंगे और ये जो सैकड़ों पुलिसकर्मी हैं ये आपको सैल्यूट करते चले जाएंगे और आप राजा की तरह चलेंगे। हाँ, जनरली इसी तरीके की पढ़ाई करके ही तो हम ऐसे बनते हैं और ऐसे सपने होने भी चाहिए, अच्छा भी है। लेकिन स्थिति हकीकत कुछ और भी होती है कि यही आईपीएस ऑफिसर जब यहाँ जाते हैं तो इस तरीके से ये लाठी भाजनी इनको पड़ती है। तो बहुत सारी बातें होती हैं। तो ये सारी चीज़ें जो इनके कॉन्सिक्वेंसेस हैं वो भी देखने पड़ते हैं। अदर एस्पेक्ट देखिए, जो पुलिस सर्विसेज होती हैं जिसको हम लोग कहते हैं कि गुंडा राज, तो कभी कभी उल्टा भी बात पड़ जाता है और जो हमारे ऑफिसर्स हैं वो भी कभी कभी जनता के द्वारा मार खाते हैं। और जनता क्या, ये आप देख रहे हैं नेतागिरी चल रही है, तो ऐसे नेता टाइप लोग किस तरीके से सलूक करते हैं वो भी आप देखिए। अभी आप रिसेंट केस दिल्ली का आपने देखा होगा, वहाँ पे पुलिसकर्मियों की क्या हालत हुई थी। तो देखिए कैसे सारे ऑफिसर्स यहाँ पर वी वांट जस्टिस करके बैठे हुए हैं। तो ये सारी बातें आपको अपने माइंड में इस तैयारी से पहले रखनी चाहिए कि ज़िंदगी और रियल लाइफ में बहुत फ़र्क होता है। अगर आप लोग समझें कि ऑफिस, तो आपने हमेशा पिक्चर या मूवीज़ में देखा होगा कि बहुत बड़े बड़े ऑफिसेस आपको दिखाई पड़ते हैं, काफ़ी आलीशान बंगले आपको दिखाई पड़ते हैं। लेकिन आप अगर हकीकत में रियल लाइफ में अपने चौराहे और दूसरे गली मोहल्लों में चले जाएं और वहाँ पे किसी तरीके से अगर आप देखें जा कर के ऑफिसेस को, तो आपको सरकारी डिपार्टमेंट के ऑफिसेस की हालात पता चल जाएंगे। तो ये हमारे पुलिस अधीक्षक बलरामपुर का ऑफिस है और आप देखिए इस बिल्डिंग को, तो ये बिल्डिंग आपके उस दिवा स्वप्न के बिल्कुल करीब नहीं पहुंचती है। जब आप सोचते हैं कि आप सीनियर सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस या एसपी वगैरह बन करके जब जाएंगे तो आपको बहुत सुख सुविधाएं मिलेंगी। इसी तरीके से जब आप डीएसपी वगैरह लगते हैं तो आपको इसी तरीके के कोई ना कोई थाने मिल जाएंगे और इस तरीके से आपको वहाँ पे अपनी सर्विस देनी पड़ती है। कुल मिलाकर के आपको एक नौकरी वहाँ पे भी करनी पड़ेगी। तो इस बात को भी माइंड में रखे रहिए। दूसरी चीज़, आपके माइंड में जो पुलिस सर्विसेज के लिए होता है एक पिक्चर कि ये आप सिंघम टाइप इस तरीके से दो लोगों को पकड़ के घसीटते हुए ले जाएंगे और ये बाएं हाथ से देखिए इसने गला पकड़ रखा है, पकड़ भी रखा है कि नहीं ये भी नहीं पता, और ये इतना बाहुबली, इसको कुछ कर भी नहीं पा रहा है। तो ये सारी चीज़ें पिक्चर में ही होती हैं। रियल लाइफ में तो कुटाई कुछ इस तरीके से होती है। इस आदमी के ऊपर ये पुलिस वाले ऑफिसर चढ़ गए हैं और बाकी लोग ये तमाशा देख रहे हैं। ये साथ में इनका एक पुलिस ऑफिसर है। तो जनरली जो लड़ाई होती है वो थप्पड़ों से शुरू होती है, लात घूंसों पे चलती है, ना कि सिंघम तरीके के अंदाज में कोई लड़ाई होती है ना। और आपने भी जनरली जब भी लड़ाई करी होगी तो आपको भी पता है कि लड़ाई किस तरीके से होती है। तो रियल लाइफ में सिंघम नहीं होते हैं। आगे अगर हम लोग देखें तो इसी तरीके का आप देखिए सिविल सर्विसेज में अगर इतनी सारी परेशानियां हैं, इतनी सारी दिक्कतें हैं, चाहे वो आप आईएएस ऑफिसर्स बन करके कहीं पर जाएं तो आपको अगर बहुत ही सुदूरवर्ती ज़िले या इलाके मिल जाएं तो वहाँ पे आपकी स्थिति बहुत दयनीय हो सकती है, या हो सकता है आपको पंखा भी नसीब ना हो, है ना। इसी तरीके से अगर आप देखें तो आपको अगर पुलिस सर्विसेज मिलती हैं तो ये तो सबसे टॉप मोस्ट इलाइट क्लास की सर्विसेज हो गई। लेकिन अगर नीचे वाले ऑफिसर्स की आप बात करें तो नीचे वाले ऑफिसर्स को तो ये भी नसीब नहीं होता है। और कितने ही लोग आपके आईएएस ऑफिसर्स होते हैं, कितने ही लोग आपके पीसीएस ऑफिसर्स बनते हैं, परंतु जो नीचे की पोस्टिंग्स होती हैं उनको तो कोई जानता भी नहीं है। और जो ऊपर की पोस्टिंग्स भी हैं उसमें आप मैक्सिमम से मैक्सिमम किसे जान सकते हैं, एक अपने जिलाधिकारी को। उससे नीचे के आदमियों को आप, उससे नीचे के जो ऑफिसर्स होते हैं उनके बारे में किसी को पता भी नहीं होता है। तो हम अपने मन में एक सुंदर सा सपना लेकर के चलते हैं, एक ऐसी दुनिया बना करके चलते हैं इस तैयारी को करने से पहले कि जाने हम यहाँ पे सर्विस में आकर के क्या जो उखाड़ लेने वाले हैं। तो हम ये सर्विसेज चाहते क्यों हैं, आज बेसिकली हम इस पे बात कर लेते हैं। असल में इन सर्विसेज के पास जो चीज़ है वो है भौकाल। हाँ दोस्तों, जनरली कोई भी, अब वो चाहे आप इसको अमली जामा किसी भी तरीके से पहना है, मैंने पहले भी बताया मैं एक जर्नल मिडिल क्लास उस मास जनमानस से आ रहा हूँ, जो कि इस तैयारी में जो बच्चे आते हैं तो उनके मन में इसी तरीके की परसेप्शन होती है
कि हम जो है कुछ भौकाल बना देंगे आकर के। तो इस तरीके से हम ये सिविल सर्विसेज के प्रति अट्रैक्ट होते हैं। बहुत सारे कारण हैं सिविल सर्विसेज के प्रति अट्रैक्ट होने के, तो ये एक बहुत बड़ा कारण है। क्यों? क्योंकि भाई लाल बत्ती, नीली बत्ती, एम्बेसडर कार मिलेगी, अब तो वो भी चली गई है, हमारे पीछे कारों का काफिला चलेगा। इस तरीके के परसेप्शंस हमारे मन में आते हैं और हम इन सर्विसेज के लिए अपना जीवन त्यागने को तैयार रहते हैं, अपनी किडनी बेचने को तैयार रहते हैं, दिन रात एक कर देते हैं। तो दोस्तों ये सब तरीके हैं। और अगर दूसरे प्रोफेशंस को आप देखें, चाहे आप इंजीनियरिंग बैकग्राउंड से हों, आप इंजीनियरिंग सर्विसेज को देख लीजिए। इसी तरीके से आप और सर्विसेज की बात करें, आप अगर मेडिकल सर्विसेज की बात करें तो उसमें भी स्थिति देखिए। ये हमारे डॉक्टर्स हैं, ये हमारे डॉक्टर्स की कुटाई हुई है, जाने क्यों, हो सकता है मरीज या तीमारदारों ने इनको मारा हो। तो और भी सर्विसेज हैं जिससे देश सेवा की जा सकती है। अगर देश सेवा का ही इतना आपके अंदर मतलब जज्बा, बहुत से लोग मुझसे कहते हैं कि हमें देश सेवा करनी है, तो देश सेवा करने के तरीके तो बहुत सारे हैं। आप टीचिंग कर सकते हैं, अभयानंद के बारे में जानते हैं। आप टीचर बन सकते हैं, लेकिन चौक खड़िया कौन पकड़ता है? टीचर तो वही बनता है इस भारत देश में जो कुछ नहीं बन पाया। जो कुछ नहीं बन पाया वो टीचर बन गया, ये एक जनरल परसेप्शन है। और अगर ऐसे टीचर बच्चों को पढ़ाएंगे तो वो क्या पढ़ाएंगे और क्या फसल निकलेगी वो तो सभी को पता है, इविडेंट है हर चीज़। एजुकेशन सिस्टम में हमारे कोई बहुत ज़्यादा डिफरेंसेस हैं नहीं। 10वीं क्लास के बच्चे को जितना ज्ञान होता है उतना ही ज्ञान 12वीं क्लास के बच्चे को होता है, उतना ही ज्ञान BA, MA और PhD वाले को भी होता है। आप 10वीं क्लास की व्याकरण की किताब उठा करके या हिस्ट्री की किताब उठा करके पूछ लीजिए, तो PhD वाले को जितना ज्ञान होगा उतना ही ज्ञान हमारे 10वीं क्लास में अगर बच्चे ने ठीक ठाक पढ़ाई कर ली है उसे भी होगा। कोई बहुत ज़्यादा हमारा यहाँ एजुकेशन में इतना फ़र्क नहीं आता है। सिस्टम ऐसा है हमारे यहाँ का, किसी का दोष नहीं है। तो दोस्तों ये है। फिर जो बच्चे तैयारी करते हैं उनको एक मोटिवेशन, एक सपना उनके मन में, तैयारी पे तैयारी, पंचवर्षीय योजनाएं बनाते चले जाते हैं बच्चे। इस तैयारी के दौरान 5 साल लगते हैं, 10 साल लगते हैं, 15 साल लगते हैं। 20 साल से शुरू हुई जो तैयारी है वो होते होते 40 साल तक पहुंच जाती है। 4 पंचवर्षीय योजनाएं इसी में निकल जाती हैं। और उसके लिए उनके पास जो मोटिवेटिंग फैक्टर होता है वो कुछ इस तरीके का होता है। असल में हम क्या चाहते हैं, हम ये चाहते हैं कि कोई ऐसा गरीब आदमी निकले जिसके बाप रिक्शा चलाते हों, कोई ऐसा गरीब आदमी निकले जिसके पिताजी सब्जी बेचते हों, या वो ठेला लगाता हो, या वो अंडा बेचता हो। तो इस तरीके के मोटिवेशन को लेकर के जो लोग पढ़ाई करते हैं उनकी स्थिति भी उसी तरीके से आगे चल कर के गंभीर हो सकती है। अच्छी बात है, कुछ लोग ऐसे बनते हैं, परंतु अगर आप एक जनरल परसेप्शन एक जनरल कह सकते हैं व्यू देखें तो ऐसा नहीं होता है। कोई भी अंडा लगाने वाला, पेपर बेचने वाला, सब्जी रेहड़ी लगाने वाला इस तरीके के सर्विसेज में नहीं आ पाता है। इक्का दुक्के की बात अलग होती है। तो इसी तरीके से अगर आप देखें, और अगर मोटिवेशन अनलिमिटेड आपको चाहिए, ज़िंदगी एक रोमांचकारी बनानी है आपको, तो देखिए, फ्रॉम सेलिंग बेंगल्स टू बिकमिंग एन IAS ऑफिसर्स। क्या है ये सब? ये क्या मूर्खता चली आ रही है? आप दिन भर बेंगल बेच करके IAS ऑफिसर बनेंगे? आप 12वीं कक्षा में फेल हो गए और आप IAS ऑफिसर्स हो जाएंगे? और हो भी गए तो 12वीं कक्षा में तुम फेल हो गए थे, अब तुम क्या करोगे आकर के? जो 12वीं कक्षा में फेल हो गया वो क्या ही पॉलिसी बना देगा? जो 10वीं कक्षा में फेल हो रहा है वो क्या पॉलिसी आकर के बना देगा? 4 हिस्ट्री की किताब पढ़ने से, 4 ज्योग्राफी की किताब पढ़ने से, 4 पॉलिटी की किताब पढ़ने से आपने एक परीक्षा पास कर ली और आपको एक पोस्ट मिल गई। लेकिन आपके अंदर का जो इंस्टिंक्ट था, जो आपके अंदर की चीज़, जो क्वालिटी थी, वो क्वालिटी तो आपको यहाँ पे पता चल गई कि 12वीं क्लास में आप फेल हुए थे। अगर ये वीडियो लेक्चर मेरे 10वीं और 12वीं के स्टूडेंट सुन रहे हैं तो यार आप जान लीजिए कि जो परफॉर्मेंस आपका कंसिस्टेंट है वही परफॉर्मेंस कंसिस्टेंटली जीवन में आगे भी काम आएगा। जो परफॉर्मेंस आप आज करेंगे, जिस तरीके से आप एक छोटे से छोटा काम करते हैं उसी तरीके से आप आगे चल करके बड़े से बड़ा काम भी करोगे।
हाँ, इम्प्रूवमेंट की गुंजाइश होती है। हो सकता है कुछ सर्कमस्टेंसेस की वजह से आपने 10th या 12th में बहुत ही कम मार्क्स से चीज़ों को पास किया हो, आपने आगे चल के अच्छी मेहनत कर ली, आपका माइंड बहुत शार्प था, उस समय क्या कंडीशंस थी वो नहीं जानते, इस समय कंडीशंस सुधर गई, इस वजह से आपने इम्प्रूव कर लिया, तो एक अलग केस होता है। परंतु ये सब जो केसेस, ये जो मार्केटिंग चलती है मीडिया हाउसेस की, कि 12वीं क्लास का फेलियर वहाँ चले गए, और ये ऐसे चंचल तत्व आकर के आप लोगों का माइंड भी डाइवर्ट करने की कोशिश करते हैं। तो ऐसा नहीं होता है। आप जान लीजिए जो परफॉर्मेंस कंसिस्टेंट है वही परफॉर्मेंस आगे चलेगी। 1000 लोगों का अगर सिलेक्शन होना है तो हो सकता है कि 2 या 3 लोग इस तरीके से आगे निकल जाएं, लेकिन उसके बाद जो 998-97 पर्सन्स का सिलेक्शन होता है वो कंसिस्टेंट परफॉर्मर्स होते हैं शुरुआत से, बेहतरीन पढ़ाई में, या वो इतनी मेहनत कर लेते हैं कि उनका पास्ट रिकॉर्ड उनके लिए मैटर नहीं करता है। तो देखिए, अगर इस तरीके से आपको मोटिवेशन लेना है तो निश्चित तौर पे आप अंडे की दुकान लगा सकते हैं, ताकि आप भी कल को कह सकें कि मैं अंडा बेच करके पढ़ाई करता था, दिन में मैं अंडे बेचता था, रात को मैं पढ़ाई करता था, ईश्वर चंद्र विद्यासागर की तरह, स्वामी विवेकानंद की तरह। अच्छी बातें हैं कहने के लिए, टॉपर्स आकर के कहते भी हैं कि हमने कुछ नहीं किया, स्मार्ट स्टडीज़ करी। तो स्मार्ट स्टडीज़ जैसा जो सिस्टम है वो जो हार्ड वर्क है उसका कभी कोई सब्स्टिट्यूट हो नहीं सकता। हार्ड वर्क करने से ही आपको स्मार्टनेस आएगी। तो आगे चलते हैं। इन्हीं सर्विसेज में अगर आप देखें तो इसका एक डार्क साइड देखिए। ये आप तीनों चेहरे अच्छे से पहचान रहे होंगे, कन्नन गोपीनाथन, आर सेंथिल और शाह फैज़ल साहब। ये सभी लोगों ने रेजिग्नेशन दे दिया है सिविल सर्विसेज के थ्रू, और यही नहीं, ऐसे ही जाने कितने लोग हैं जिन्होंने ये रेजिग्नेशन दिए हैं। तो दोस्तों, ज़रूरी नहीं है कि आप जो सपने देख करके आए थे उन सपनों को आप यहाँ पे आकर के साकार कर ले जाएं, कोई ज़रूरी नहीं है। और जब आपके सपने या आप सिस्टम में चेंज नहीं ला पाते हैं तो आप यही, अगर आपकी रीढ़ की हड्डी मजबूत होती है या आप जो अंदर से डिसेंट है वो एक्सप्रेस नहीं कर पाते हैं तो आप सर्विसेज से रेजिग्नेशन दे देते हैं। इसी तरीके से आप देखिए, जिनकी रीढ़ की हड्डी मजबूत होती है वो सिस्टम में रह करके सिस्टम को चेंज करने का भी प्रयत्न करते हैं, जैसे कि आप इनके बारे में जानते ही होंगे, श्री अशोक खेमका जी। तो जाने कितनी ही बार इनका ट्रांसफ़र हो गया, इनको सस्पेंड किया गया, लेकिन फिर भी ये अभी तक सिस्टम में रह करके सिस्टम को चेंज करने का प्रयत्न कर रहे हैं। इसी तरीके से इनके बारे में भी आपने सुना होगा, IAS रानी नागर, इनके इस्तीफ़े, अब इन्होंने भी इस्तीफ़ा दिया था क्योंकि इनका जान माल का खतरा था। काफ़ी ज़्यादा इनको लाइफ थ्रेट्स मिल रहे थे माफियाओं से, पॉलिटिशियन से, जिनके खिलाफ इन्होंने काफ़ी सारी चीज़ें करने का प्रयत्न किया था, सिस्टम में बदलाव लाने का प्रयत्न किया था। तो ये सब इन सर्विसेज की मांग होती है, डिमांड होती है। ये तो बड़े बड़े IAS ऑफिसर्स हैं। ये जो सिविल सर्विसेज के तहत आप जो छोटी पोस्ट पर जब जाते हैं तो उन पे क्या प्रेशर रहता है वो आप सोच लीजिए। तो जनरली कुल मिलाकर के कहने का ये मतलब है कि ये ज़िंदगी नहीं है, ये एक तरीके की नौकरी है, और आप भी एक नौकरी करने की राह पर बढ़ चुके हैं। आपको बताया था कि भौकाल अलग चीज़ है, वो मिलेगा आपको, लेकिन माइंड में चीज़ें बहुत साफ़ होनी चाहिए, वरना समस्या आगे चल कर के इस तरीके से आ सकती हैं। लेकिन कुछ इसी तरीके के गेम चेंजर्स होते हैं हमारे। गेम चेंजर्स में आपने इनका नाम जानते ही होंगे, केजरीवाल साहब और रोमन सैनी साहब। सिस्टम समझ में नहीं आया, सिस्टम से रिज़ाइन किया, सिस्टम से को चेंज नहीं कर पाए, उसका पार्ट नहीं बन पाए, और दूसरे तरीके से समाज में चेंजेस लाने का प्रयत्न इन्होंने किया और काफ़ी हद तक सफल भी हुए हैं। तो ऐसे भी गेम चेंजर्स हम लोग देख सकते हैं। चलिए दोस्तों, काफ़ी सारी बातें कर ली हम लोगों ने कि कलेक्टर बनने की जो राह है आपकी, उसमें क्या क्या दुश्वारियाँ हैं और क्या क्या उसमें जलवे हैं। दोनों ही चीज़ें आपने देखी, पर्क्स, पेज एंड अलाउंसेस। इसकी कोई बात नहीं करता है क्योंकि इन सर्विसेज में पर्क्स और पेज तो अनलिमिटेड है, अथाह हैं, काफ़ी सारे आपको मिलते रहते हैं। जो एक नॉर्मल सरकारी नौकरी में मिलते हैं वो सब आपको मिलेंगे, जॉब सिक्योरिटी रहेगी, हर चीज़ रहेगी। जितना टफ़ यहाँ पे एंट्री करना है उससे ज़्यादा टफ़ आपको यहाँ से निकालना हो जाएगा किसी भी सरकारी नौकरी में। इवन आप एक चपरासी के लिए भी अगर आप करेंगे प्रयत्न तो आप बहुत ही टफ़ टेस्ट को पास करके उस चीज़ को आप अटेन करते हैं। आपने जनरली ये भी सुना होगा कि
कोई चपरासी मेहनत करके बहुत बड़ी पोस्ट पे चला गया, कोई सिपाही बहुत मेहनत करके एसपी एसएसपी इस तरीके से बना। क्यों? क्योंकि उनके अंदर आगे बढ़ने की वो इच्छा थी, आगे उन चीज़ों को पाने की वो इच्छा थी। दिन में नौकरी, रात को पढ़ाई, इसी तरीके से काम करके उन लोगों ने अपने जो ड्रीम्स होते हैं उसको अचीव किया। नो डाउट इन सर्विसेज में बहुत सारी परेशानियां हैं, बहुत सारी दिक्कतें हैं, लेकिन उसके बाद भी जो इनके बेनिफिट्स हैं वो आउट नंबर करते हैं जो इसमें आने वाली परेशानियां हैं। क्योंकि आपने एक सेवा, या आप कहिए कि आपको अगर वाकई कंट्री को सर्व करना है एट लार्ज, तो यही एकमात्र ऐसी सर्विसेज हैं जिसके तहत आप लोगों का कुछ भला कर सकते हैं, आप लोगों की ज़िंदगी में एक डिफरेंस क्रिएट कर सकते हैं। हर जॉब में ऐसा पॉसिबिलिटी होता है, लेकिन ये जो सिविल सर्विसेज हैं ये आपको बाकी जॉब की तुलना में ज़्यादा कह सकते हैं रिसोर्सेज अवेलेबल करवाते हैं कि आप सोसाइटी में एक लार्ज डिफरेंस क्रिएट कर सकें। तो चलिए अब हम लोग देखते हैं कोर्स से संबंधित बातें कि इस जनरल तैयारी में, देखिए तैयारी बहुत आसान है, यकीन मानिए मेरा, तैयारी बहुत आसान है। इसी तैयारी से आप एक पियून बन सकते हैं, इसी तैयारी से आप एक क्लर्क बन सकते हैं, इसी तैयारी से आप पीसीएस ऑफिसर बन सकते हैं, इसी तैयारी से आप आईएएस ऑफिसर बन सकते हैं। क्योंकि जो हमारे, मैंने बताया था, एजुकेशन जो सिस्टम है हम लोगों का वो एक जनरलाइज्ड सिस्टम है, और जनरलाइज सिस्टम में जर्नल स्टडीज़ आपसे किसी भी सरकारी नौकरी की तैयारी में पूछे जाते हैं। तो आप ना सही कलेक्टर, आप अगर कोई भी सरकारी नौकरी चाहते हैं तो आपको सामान्य ज्ञान का अध्ययन करना पड़ेगा, जनरल स्टडीज़ आपको पढ़नी पड़ेगी। तो इसलिए तैयारी कुछ ऐसी करें, जैसे वो कहते हैं ना कि अगर आप चांद को एम करोगे तो कोई ना कोई सितारा तो हाथ लगेगा ही। इसी तरीके से अगर आप पढ़ ही रहे हो तो इतना ज़बरदस्त तरीके से पढ़ो कि कुछ ना कुछ तो मिल ही जाए। तो जनरल स्टडीज़ अगर हम लोग देखें तो फ़र्क है सामान्य ज्ञान और सामान्य अध्ययन में। जनरल स्टडीज़ हमारा सामान्य अध्ययन है और जनरल नॉलेज हमारा सामान्य ज्ञान है। क्या अंतर हो गया दोनों में? सामान्य ज्ञान होता है, मैंने आपसे पूछ लिया कि सूर्य की रोशनी धरती तक कितने टाइम में आती है, और आपने मुझे 8.5 मिनट जवाब दे दिया, ये आपका एक सामान्य ज्ञान हो गया। मैंने पूछा नीला प्लैनेट, नीला ग्रह किसे कहते हैं, आपने धरती बोल दिया, ये एक सामान्य ज्ञान हो गया। मैंने पूछा कि फला फला बीमारी किस वजह से होती है, आपने जवाब दे दिया, ये एक सामान्य ज्ञान हो गया। लेकिन सामान्य अध्ययन क्या है? जो जनरल स्टडीज़ हैं, जो आपके आसपास घटनाएं घट रही हैं, इसके बारे में आपको कितना ज्ञान है, इसको हम लोग सामान्य अध्ययन में स्टडी करते हैं। जो भी यहाँ पे है सूर्य के अंडर में, एवरीथिंग दैट इज़ अंडर द सन दैट यू हैव टू स्टडी। जो कुछ आप देखें, आपको जूता सिलना भी आना चाहिए कि कैसे हम लोग सुई को घुमाएं कि जूता सिल जाए, और आपको वायुयान में जो फ्यूल पड़ता है उसके जो केमिकल कंपोजिशन है उसके बारे में भी पता होना चाहिए। तो छोटे से छोटे लेवल से लेकर के हाईएस्ट लेवल तक की जितनी भी नॉलेज है वह सभी सामान्य अध्ययन में आती है। नॉलेज होनी चाहिए, एक्सपर्टीज़ नहीं होनी चाहिए, क्योंकि एक्सपर्टीज़ का मतलब हो गया कि आप उसी पर्टिकुलर फील्ड से जुड़े हुए हैं। लेकिन जो ये सिविल सर्विसेज होती हैं ये आपको एक बहुत लार्ज पर्सपेक्टिव बताती हैं, आपको बहुत सारी चीज़ें देखनी पड़ती हैं अपने अंडर में। तो इस वजह से आपको हर एक चीज़ का थोड़ा थोड़ा ज्ञान होना चाहिए। वो कहते हैं ना जैक ऑफ ऑल ट्रेड्स, तो आपको जैक ऑफ ऑल ट्रेड बनना है। आपको किसी भी चीज़ का राजा नहीं बनना है, आपको हर चीज़ में एक गुल्ला बनना है, जैक बनना है। आपको हर चीज़ आनी चाहिए, हर चीज़। ये अंतर है सामान्य ज्ञान और सामान्य अध्ययन में। तो देखिए दोस्तों, हमारा जो सिलेबस होता है वो जनरली सामान्य अध्ययन का ही होता है। अब इस सामान्य अध्ययन में अगर आप पेपर 1 को देखें तो 2 पेपर होते हैं हमारे पास, पेपर 1 और पेपर 2। पेपर 1 में हमारा जनरल स्टडीज़ रहता है, पेपर 2 में हमारा जनरल रीजनिंग और मैथमेटिक्स कॉम्प्रिहेंशन, है ना, संप्रेषण, इस तरीके की चीज़ें रहती हैं। तो अगर आप यहाँ पे इसका सिलेबस देखेंगे तो सिलेबस में आपको साफ साफ
हिस्ट्री मिलेगी सबसे पहली चीज़, ज्योग्राफी मिलेगी, इंडियन ज्योग्राफी एंड वर्ल्ड ज्योग्राफी, इंडियन पॉलिटी एंड गवर्नेंस, इकोनॉमिक्स एंड सोशल डेवलपमेंट और इन्वायरमेंट इकोलॉजी। बहुत इंपॉर्टेंट है इन्वायरमेंट और इकोलॉजी। फिर उसके बाद जनरल साइंस जो एक सामान्य विज्ञान होता है, वो सब चीज़ें इसमें रहती हैं। इसी चीज़ को हिंदी में भी आप यहाँ पे देख सकते हैं, आपको समझ में आ जाएगा। पेपर 2 की अगर जहाँ तक बात करें तो पेपर 2 में हमारे पास जनरल जो रीजनिंग एबिलिटी होती है, जनरल मैथमेटिक्स होती है, डिसीजन मेकिंग और एनालिटिकल एबिलिटी से रिलेटेड प्रॉब्लम सॉल्विंग्स रहती हैं, नंबर्स, फंक्शंस। तो बहुत ही आसान, बहुत ही बेहद ही सरल सिलेबस हमारा डिफ़ाइन किया गया है। और दोस्तों मज़े की बात यह है कि जो कलेक्टर बनने के लिए सिलेबस है वही सेम सिलेबस एक प्यून बनने के लिए भी है। कहने का मतलब है आप सिपाही भी उसी सिलेबस को पढ़ करके बनते हो, इसीलिए एक सिपाही आगे की तैयारी अगर जारी रखना चाहे तो वही सिपाही कल को अपने डिस्ट्रिक्ट में एसपी बन करके आ सकता है। क्यों? क्योंकि उसने तैयारी सिपाही बनने के लिए करी थी और उसका सिलेक्शन हो गया। तैयारी उसने आगे जारी रखी और उसका सिलेक्शन एज एन आईपीएस ऑफिसर हो गया या एज अ डीएसपी हो गया। कोई बहुत बड़ी बात इसमें नहीं है। मेहनत थोड़ा सा और करनी पड़ती है, पेशेंस थोड़ा सा और रखना पड़ता है, इतना सा फ़र्क पड़ जाता है। तो आगे बढ़ते हैं, देखते हैं हम लोग पेपर में हमारे पास जो सेकंड पेपर है वो फ़िलहाल इस समय क्वालिफाइंग है। क्वालिफाइंग का मतलब हो गया कि 33% अंक आपके आने चाहिए सेकंड पेपर में। बहुविकल्पीय वस्तुनिष्ठ प्रश्न होते हैं, एमसीक्यूज़ होते हैं जनरली पेपर्स में। तो ये आपको जनरल बातें मुझे लगता है कि पता है। आगे बढ़ते हैं। अब अगर हम लोग बुक्स की बात कर लें, देखिए बिल्कुल बेसिक सी बात बता रहा हूँ आपको, कोई बहुत हाई फाई नहीं, कुछ नहीं। आप यकीन मानिए मेरा, सिर्फ इतना अगर आप कर लिया तो आपका काम हो जाएगा। ना सही चाँद आपको सितारा तो मिलेगा ही, लेकिन इतना मिनिमम करना है, इतना मिनिमम करना है कम से कम। हिस्ट्री सबसे पहले तो जितनी भी किताबें हैं आप एनसीईआरटी से शुरू करें। एनसीईआरटी में आपके पास हिस्ट्री है, 6th से लेकर के 12th तक की सारी एनसीईआरटीज़ को उठा लें और उनका एक बार अध्ययन कर डालें, पूरा पढ़ डालें। ये मत सोचें कि हमको आ रहा है नहीं आ रहा है क्या हो रहा है, आप उठा करके एक बार रीडिंग उनकी मार दीजिए। चाहे वो हिस्ट्री हो, चाहे वो आपका ज्योग्राफी हो, चाहे वो आपकी इकोनॉमिक्स हो, चाहे वो आपकी पॉलिटी हो, किसी भी चीज़ में 6th से लेकर के 12th तक की एनसीईआरटीज़ का एक बार अध्ययन कर डालें। हिस्ट्री की बुक में स्पेसिफिकली दूसरी जो बताऊँगा वो है स्पेक्ट्रम, अ ब्रीफ हिस्ट्री ऑफ मॉडर्न इंडिया, ठीक है ना, आधुनिक भारत का एक संक्षिप्त परिचय। तो ये आपको स्पेक्ट्रम पब्लिकेशन, देखिए मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक भी दे दूँगा, आप अमेज़न की साइट पे जा कर के इन बुक्स को परचेज़ कर सकते हैं और तुरंत ऑर्डर कर डालिए, रुकिए मत। अगर आपने ठान लिया है कुछ करने का तो आप इसको शुरू कर लें। बहुत समय लग जाएगा, 6-7 महीने आपको सिर्फ ये समय लग जाएगा कि ये कोर्स क्या है। तो अगर आप मेरी बातों को फॉलो करते जाएं, इस लेक्चर सीरीज़ को आगे पढ़ते जाएं, समझते जाएं, तो बहुत आसान, बेहद आसान हो जाएगा। और याद रखिए, यकीन मानिए कि कोई भी वीडियो देख करके आपको नॉलेज नहीं आने वाली है। वीडियोज़ यूट्यूब में बहुत सारी हैं, लेकिन सारी की सारी सिर्फ गाइडेंस के लिए हैं। क्योंकि देखिए सभी लोगों ने पढ़ा है, हमने पढ़ा है, हमारे जो साथी पढ़ा रहे हैं उन्होंने पढ़ा है, और पढ़े हुए लोग अपनी जो सार होता है, जो समरी होती है, वही तो आपको वीडियोज़ में पढ़ाएंगे। लेकिन असल में अगर आपने वाकई सक्सेस पानी है तो आपने खुद से ही पढ़ना पड़ेगा, इन किताबों को खुद से पढ़ना पड़ेगा। और जो स्टूडेंट ये चाहता है कि वीडियोस से उसका काम बन जाए, नोट्स से उसका काम बन जाए, तो समझिए उसने फेल होने की तैयारी शुरू कर दी है। जो पूरी किताबों को नहीं पढ़ रहा है उसका सिलेक्शन मैं लिख के देता हूँ कि मुश्किल है। देखिए हार्ड वर्क का कोई भी सब्स्टिट्यूट न पहले कभी हुआ और न आगे कभी होगा। तो दोस्तों आपको राजीव अहिर की ये स्पेक्ट्रम एक परचेज़ कर लेनी है, बहुत पतली सी बुक है और बहुत ही ज़बरदस्त बेहतरीन बुक है, इतना आप कर डालिए। और जिनको थोड़ा सा और ज्ञान पिपासा, जिनकी शांत ना हो, वो अ ब्रीफ हिस्ट्री ऑफ मॉडर्न इंडिया बाय बिपिन चंद्रा ये भी ले सकते हैं। बिपिन चंद्रा की बुक है, सॉरी ये तो राजीव अहिर की है। आगे बिपिन चंद्रा की भी बुक हैं, आर.एस. शर्मा की भी हैं, बहुत सारी और अन्य किताबें आएंगी, लेकिन इतना मिनिमम करने के बाद ही आप दूसरी किताबों पे
आगे बढ़ें। इसी तरीके से ज्योग्राफी में अगर देखें तो मैंने डिस्क्रिप्शन में लिंक दे रखे हैं, इन किताबों को आप वहाँ से परचेज़ कर सकते हैं, इन बुक्स को परचेज़ कर लीजिए। NCERTs ज्योग्राफी की, स्पेशली 11th-12th की, बहुत स्पेशल 11th और 12th पे फोकस दे रहा हूँ मैं। 11th-12th की जो ज्योग्राफी बुक है NCERT की, वो एक एक शब्द आपको उसका रटा होना चाहिए। लिटरली बोल रहे हैं, आपको 11th-12th की ज्योग्राफी बुक्स का एक एक शब्द रटा होना चाहिए। इसी तरीके से जब भी आप अपने आसपास कोई इवेंट देखते हैं, कोई माउंटेन, कोई नदी, कोई डैम, किसी भी तरीके की चीज़, कोई भी प्लेस में कहीं बॉम्बार्डिंग हुई, कहीं कोई हिंसा हुई, कुछ भी हुआ या वो प्लेस न्यूज़ में आया है, उसको तुरंत ऑक्सफोर्ड स्कूल एटलस पे देख करके लोकेशन का अंदाज़ा लगा लें, उसके आसपास की चीज़ों को देख लें। तो ये सब चीज़ें जो और इसमें निटीज़ एंड इंटीग्रिटीज़ हैं, वो मैं आगे धीरे धीरे आपको बताऊँगा। ये आपको एक परचेज़ कर लेनी है। इसके बाद आपको एक GC लियोंग की बुक लेनी है, सर्टिफिकेट फिज़िकल एंड ह्यूमन ज्योग्राफी की। GC लियोंग, लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में डाल रखा है इनके बुक्स को परचेज़ करने के लिए। इसी तरीके से दोस्तों अगर देखें इकोनॉमिक्स, तो इकोनॉमिक्स के भगवान हैं हमारे मृणाल सर। तो इनकी जो इकोनॉमी की सीरीज़ है, इनका अपना वेबसाइट भी है mrunal.org। तो mrunal.org पर जा करके आप वहाँ से इकोनॉमिक्स का जितना भी पोर्शन है वो स्टडी कर सकते हैं। उसके बाद आप, मुझे नहीं लगता कि आपको कोई भी और इकोनॉमिक का अदर सोर्स कहीं देखने की ज़रूरत पड़ेगी। बाकी मेरे पास कुछ वीडियोस मैंने अपने चैनल में डाल रखे हैं, आप उनको भी रेफ़र कर सकते हैं, वो भी बहुत बेहतरीन है, बहुत ही अच्छे डिटेल्ड वीडियोस हैं। आप जा कर के पुराने वीडियोस में सर्च कर सकते हैं। और अगर आपको वाकई बुक की आवश्यकता है तो बहुत बेहतरीन संजीव वर्मा की भारतीय अर्थव्यवस्था, इंडियन इकोनॉमी, ये आप परचेज़ कर सकते हैं संजीव वर्मा की। जिसको रमेश सिंह पसंद आता है, वो रमेश सिंह भी दूसरे एक ऑथर है, अच्छे ऑथर हैं, परंतु संजीव वर्मा आई पर्सनली लाइक, तो ये आप इनको परचेज़ कर सकते हैं। वरना मुझे नहीं लगता कि मृणाल के लेक्चर्स को देखने के बाद इनके बुक्स या जो नोट्स हैं, मटेरियल हैं, उनको देखने के बाद आपको किसी भी और चीज़ की ज़रूरत पड़ेगी। फिर पॉलिटी के भगवान माने जाते हैं M लक्ष्मीकांत। केवल एकमात्र एक बुक पे आपको फोकस करना है और इस बुक को 1 बार, 2 बार, 3 बार, 4 बार, 5 बार, 10 बार पढ़ डालिए, काम हो गया। कितना? 1, 2, 3, 4, 5, 10 बार पढ़ डालो, काम हो गया। एक एक चीज़ को मार्क कर लो। 101% आपको किसी और बुक की ज़रूरत नहीं पड़ने वाली है। इसको घोंट करके पी जाइए। M लक्ष्मीकांत, इंडियन पॉलिटी, भारत की राज व्यवस्था। आगे बढ़ते हैं, देखते हैं इन्वायरमेंट से रिलेटेड मटेरियल बहुत सारा है, लेकिन एक अच्छी किताब है शंकर IAS की इन्वायरमेंट। इसको आप नेट पे अवेलेबल है, आप वरना डिस्क्रिप्शन में मैंने लिंक दे रखा है, आप इस बुक को परचेज़ कर सकते हैं। या आप ध्येय IAS, बहुत ही अच्छी वेबसाइट है इनकी भी, वहाँ से आप इन्वायरमेंट का मटेरियल डाउनलोड कर सकते हैं। कुछ और बड़े बड़े इंस्टीट्यूट्स हैं, विज़न IAS और इस तरीके से, वहाँ से भी इन्वायरमेंट के मटेरियल को डाउनलोड कर सकते हैं। याद रखिएगा, इस समय सबसे ज़्यादा फोकस, जो सबसे ज़्यादा क्वेश्चंस बनते हैं वो इन्वायरमेंट से ही बन रहे हैं, क्योंकि इन्वायरमेंट रिलेटेड है जनरल साइंस के साथ भी, इन्वायरमेंट रिलेटेड है ज्योग्राफी के साथ भी, इन्वायरमेंट रिलेटेड है इकोनॉमी के साथ भी। इस वजह से इन्वायरमेंट से बहुत सारे क्वेश्चंस बन रहे हैं। लगभग 20 से 25% जो कोर्स है वो इन्वायरमेंट ही कवर कर रहा है। जो क्वेश्चंस आ रहे हैं वो इन्वायरमेंट सेक्शन से आते हैं किसी भी एग्ज़ाम में, चाहे आप वो चपरासी का एग्ज़ाम दीजिए, चाहे आप कलेक्टर बनने का एग्ज़ाम दीजिए। प्रोसीजर वही है, किताबें वही हैं, नॉलेज वही है। सूर्य चपरासी के लिए भी वहीं से उगेगा, पूरब से, वही किताब NCERT वो भी पढ़ेगा, और कलेक्टर साहब के लिए भी वहीं से उगेगा। तो दोस्तों आगे बढ़ते हैं और देखें तो एक ब्रह्मास्त्र जिसको हम कह सकते हैं, मतलब ये वाकई ब्रह्मास्त्र ही है समझो। ये ब्रह्मा जी ने स्वयं लिखी है किताब। ये लूसेंट की जनरल नॉलेज, आपने सारी चीज़ पढ़ ली, उसके बाद आपने ये समझिए कि अगर इससे कोई क्वेश्चन पूछ ले और आप ना बता पाएँ तो समझिए कि आपकी तैयारी शून्य है, 0। क्यों? क्योंकि लूसेंट सार है। जैसे वो कहते हैं ना, हमने वेद लिख दिए और सारी चीज़ें लिख डाली, तो उसका सार है गीता, लेट्स सपोज। उसी तरीके से जितना भी आपने चीज़ें पढ़ा
उसको अगर आप कंसाइज रूप में देखें तो आपको कहाँ मिलेगा? लूसेंट के अंदर मिलेगा। इस किताब को तो आप हमेशा अपने पास रखे रहो। जब मौका मिलता है, बस में ट्रैवल कर रहे हो, साइकिल से जा रहे हो, मोटरसाइकिल से जा रहे हो, कार से जा रहे हो, इसको रखे रहो, इसको पलटते रहो, इसके पन्ने। आप देखोगे एग्जामिनेशन में मैक्सिमम क्वेश्चंस इस लूसेंट बुक निपटा देगी आपके। आप इस बात को लिखित में लिख लीजिए। आप एक पेपर उठाइए और उन पेपर में जो क्वेश्चन आए हैं उन क्वेश्चंस के आंसर आपको, मैं कह रहा हूँ, आपको 50 से 60% आंसर्स इस लूसेंट किताब में मिल जाएंगे। किसी भी राज्य का पीसीएस का पेपर उठाएं आप, किसी भी ग्रुप सी ग्रुप डी के पेपर्स को उठाएं, आपको वो मिल जाएंगे, एक्सेप्ट यूपीएससी सिविल सर्विसेज। इसके भी बहुत सारे हिंट इसमें मिल जाते हैं, लेकिन जितने भी राज्य की जो सेवाएं हैं उसके जितनी भी नौकरियां हैं, ABCDEFGH जितने भी ग्रुप बनते हैं, उन सभी का सभी जो सोर्स होता है वो इस लूसेंट से आता है। अब मैं आपको बताने जा रहा हूँ सबसे इम्पॉर्टेंट बात, बहुत ध्यान से सुनिए। संघ लोक सेवा आयोग या राज्य लोक सेवा आयोग जो होती है वो प्रश्न पूछते कहाँ से हैं, इसको जानने के लिए आपको एग्जामिनर के माइंड को समझना पड़ेगा। अब एग्जामिनर जो हैं उन्होंने जाने कितने साल पहले तैयारी की रही होगी। जो हिस्ट्री वगैरह के प्रोफेसर हैं जितने भी हैं, बहुत साल पहले उन्होंने भी पढ़ाई की होगी और एक जर्नल से उनके मन में माइंड में बात रहती है। तो आप देखेंगे कि जनरली जो प्रश्न पूछे जाते हैं, आप पुराने पेपर्स को उठाइए 5 साल के और एनालिसिस करिए कि प्रश्न पूछे कहाँ से गए हैं, तो आप पाएंगे कि जितने भी प्रश्न हैं वो जनरली घूमते हैं जो हमारे आसपास समसामयिक घटनाएं घट रही, जो भी हमारे यहाँ होता है इन्हीं 2, 4, 5, 6 महीनों में पेपर के होने से पहले वही क्वेश्चंस हमारे आते हैं। तो विगत 1-1.5 वर्ष के दौरान होने वाली जितनी भी समसामयिक घटनाएं हैं, प्रश्न हमेशा वहीं से बनते हैं, चाहे वो हिस्ट्री का हो, चाहे वो ज्योग्राफी का हो, चाहे वो किसी भी चीज़ का हो। अगर मैं कहता हूँ कि अभी बे ऑफ बंगाल, बंगाल की खाड़ी की तरफ से एम्फन तूफान आया था, तो अब आपसे वही प्रश्न पूछ लेगा कि उड़ीसा राज्य की राजधानी बता दो। ग्रुप डी के लिए पूछ लेगा वो, क्योंकि उड़ीसा उसी साइड में है, तो एग्जामिनर का माइंड वहाँ पे चला गया। बंगाल की आपसे पूछ ले, बता दो राजधानी क्या है। तो इस तरीके से प्रश्न बनते हैं। तो इसलिए दोस्तों सबसे इम्पॉर्टेंट जो चीज़ है न्यूज़पेपर्स, तो न्यूज़पेपर्स आर द लाइफ लाइन ऑफ दिस प्रिपरेशन। तो ये जान है न्यूज़पेपर। ये जो तैयारी आप कर रहे हैं सिपाही बनने की, ग्रुप सी में जाने की, ग्रुप डी में जाने की, ग्रुप बी में, ए में, कहीं पे भी जाने की, उसके लिए आपको न्यूज़पेपर पे सबसे ज़्यादा फोकस करना है। आपकी तैयारी का 50% समय न्यूज़पेपर में जाना चाहिए। 50% ऑफ योर टाइम शुड बी डिवोटेड टू द न्यूज़पेपर्स ओनली। और आप देखेंगे कि आपको सारे प्रश्न एग्जामिनेशन में इन न्यूज़पेपर से ही मिलेंगे, क्योंकि वो जो पुराने लोग हैं उनके पास इतना समय नहीं कि वो किताबों को पलटें। वो देखते हैं कि आज किसकी जयंती हुई, किसकी 350 जयंती हो गई, किसकी 50वीं सालगिरह है, उन्हीं इवेंट्स को उठा करके वो प्रश्न बना देंगे। तो अगर आपका ध्यान न्यूज़पेपर्स में है और आपको ये कला आ गई कि न्यूज़पेपर को कैसे पढ़ना है, तो समझिए कि आपने 90% एग्जामिनेशन में जीत हासिल कर ली है। तो आपको कोई भी 2 न्यूज़पेपर्स को अपने पास रखना है और लगा लेना है। मेरा पर्सनली कहूँगा कि इंडियन एक्सप्रेस बहुत ही बेहतरीन न्यूज़पेपर है, सस्ता है। हिंदू महंगा न्यूज़पेपर है और बहुत ज़बरदस्त न्यूज़पेपर है। आप इन दोनों में से किसी भी एक को रेफ़र कर सकते हैं। जिसको दोनों पढ़ने की मर्जी हो वो दोनों पढ़ सकता है। और एक हिंदी न्यूज़पेपर, चाहे आप वो दैनिक जागरण पढ़िए, चाहे आप दैनिक भास्कर पढ़िए, चाहे आप जनसत्ता पढ़िए, कोई भी पढ़िए, एक हिंदी न्यूज़पेपर और 2 इंग्लिश न्यूज़पेपर्स आप पढ़ सकते हैं। वरना एक हिंदी एक इंग्लिश ये भी चलेगा। दूसरी चीज़, बहुत सारी वेबसाइट्स हैं, बहुत सारा इंटरनेट पे मटेरियल उपलब्ध है जो आपको करंट अफेयर से रिलेटेड क्वेश्चंस देता है। यूट्यूब में बहुत सारे वीडियोज़ हैं, आप उनको फॉलो करिए। बहुत सारे मैं आपको दूंगा यहाँ से। बहुत सारे और अच्छे अच्छे टीचर्स यूट्यूब में, बहुत ज़बरदस्त टीचर्स हैं, आप उनको फॉलो करिए। लेकिन बहुत लिमिटेड, किन्हीं भी 1 या 2 को पकड़ लीजिए। ये नहीं कि आपने एक वीडियो अभी देखा, फिर किसी दूसरे का देख रहे हो, फिर तीसरे का देख रहे हो। अरे सब टैलेंटेड हैं मूर्खों, वो सब तैयारी किए हुए हैं
और बहुत अच्छे अच्छे टीचर्स हैं, लेकिन आपको सिर्फ अपना फ़ायदा देखना है और अपना टाइम बचाना है। और सब जगह से आपको कुछ ना कुछ मिलेगा, लेकिन आपको हर चीज़ नहीं पकड़नी है। 100 प्रश्नों में अगर आप 50 प्रश्न हल कर लेते हैं तो आपका सिलेक्शन हो जाएगा। तो आपको 100 के 100 नहीं हल करने। मेन चीज़ है टाइम और मेन चीज़ है रिवीजन। तो आप जितने अच्छे से चीज़ों को रिवाइज़ करोगे उतना आपकी प्रिपरेशन अच्छी होगी। और रिवीजन के लिए चाहिए होता है समय। तो अलग अलग यूट्यूब वीडियोज़ देख करके, अलग अलग वास्ट नंबर ऑफ नॉलेज इकट्ठा करके, 50 अलग अलग किताबें घर पे रख करके ऐसे तैयारी तो नहीं होती है। तो दोस्तों, आप अगर एक और सबसे बड़ी इम्पॉर्टेंट बात यहाँ पे कहना चाहूँगा, मीडियम। कुछ लोग हिंदी मीडियम, कुछ लोग इंग्लिश मीडियम, इसमें कन्फ्यूजन रहता है कि मीडियम क्या चूज़ करें। तो आप याद रखिए, आप जिसमें कंफर्टेबल फील करते हैं आप वाला मीडियम लीजिए। आप अगर हिंदी में अच्छा लिखते हैं आप हिंदी वाला मीडियम रखिए। आपको अगर इंग्लिश ज़्यादा अच्छे समझ में आती तो आप इंग्लिश मीडियम रखिए। भाग्य की विडंबना ही कह सकते हैं इसे कि इंग्लिश मीडियम वालों को हमेशा ही एक फ़ायदा होता है, क्योंकि इंटरनेट पे जो मटेरियल अवेलेबल है वो मैक्सिमम इंग्लिश में ही अवेलेबल है। अब हिंदी में भी धीरे धीरे आ रहा है, लेकिन जनरली इंग्लिश वाले मीडियम के जो स्टूडेंट्स हैं वो हमेशा एक एक्स्ट्रा एज लेकर के चलते हैं। तो मैं तो यही कहूँगा आपसे कि जो हिंदी मीडियम का छात्र है उसकी इंग्लिश बहुत स्ट्रॉन्ग होनी चाहिए, और जो इंग्लिश मीडियम का छात्र है उसको हिंदी आनी चाहिए। बात समझ रहे हैं? हिंदी मीडियम के छात्रों की इंग्लिश काफ़ी स्ट्रॉन्ग होनी चाहिए और इंग्लिश मीडियम वाले बच्चों को हिंदी आनी चाहिए। क्यों? क्योंकि आप देखेंगे कि हम लोग जब इस सर्विसेज में जाते हैं, चाहे वो आप ग्रुप सी में जाएं, चाहे डी में जाएं, बी में जाएं, ए में जाएं, कहीं पे भी किसी भी लेवल पे जाइए, तो आपके पास जो लेटर्स आते हैं, जो खत आते हैं, वो हिंदी में भी आते हैं और इंग्लिश में भी आते हैं, और वो आपको बनाने पड़ सकते हैं। आपके अपने सीनियर ऑफिसर्स के लिए आपको लेटर राइटिंग करनी होती है, नोटिंग ड्राफ्टिंग करनी होती है, क्योंकि मैंने बताया हर चीज़ मूवी की तरह नहीं होती है कि आपने सिंघम की तरह टोपी लगाई और आप जीप उठाए और निकल पड़े। ये नौकरी नहीं होती है, ये सिर्फ एक मूवी है, हवाई किले हैं और हवाई फायर चलती हैं वो, है ना। कोई भी गाड़ी ऐसे घूम करके 4 बार नहीं पलटती है। गाड़ी एक बार भी घूम जाए तो पलट जाएगी और आप मर जाओगे वहीं पे दब करके गाड़ी में। तो इसलिए आपको करनी है नोटिंग ड्राफ्टिंग, और नोटिंग ड्राफ्टिंग इंग्लिश में भी होती है, हिंदी में भी होती है। यदि आपको हिंदी नहीं आती है, आप इंग्लिश मीडियम से पढ़े हो और आपको हिंदी भाषी राज्य में भेज दिया जाएगा, तो आप महकमे में किरकिरी आपकी होगी और आप सरवाइव नहीं कर पाएंगे वहाँ पे। आपके सामने हिंदी के जो पत्र आएंगे आप उसमें फॉल्ट नहीं निकाल पाएंगे, तो फिर आप किस बात के कलेक्टर, जब आपकी एफिशिएंसी नहीं है। मैंने आपसे क्या बोला कि आप 12th में फ़ेल हो गए, आप 10th में फ़ेल हो गए, आपको लेटर लिखना नहीं आता है, तो ये स्थिति वहाँ पे भी क्रिएट होगी। 4 हिस्ट्री की किताब पढ़ लेने से अब आपको अकबर बाबर ऑफिस में नहीं करना है। आपको ऑफिस में जो रियल लाइफ हैं, जो रियल प्रॉब्लम्स हैं, उनका सॉल्यूशन निकालना है, और उनके सॉल्यूशन को निकालने के लिए आपके पास प्रैक्टिकल नॉलेज होनी चाहिए। तो दोस्तों, हम लोग देख रहे हैं इस तरीके से मीडियम का कन्फ्यूजन हमारा दूर हो गया है कि हमको दोनों ही मीडियम्स में बात को रखना आना चाहिए। तो देखा आपने दोस्तों, हम लोगों ने पूरी सीरीज़ को समझा। अभी आगे हम लोग और वीडियो लेक्चर्स देखेंगे और धीरे धीरे अपने कोर्स को आगे बढ़ाएंगे। मैं आपसे वादा करता हूँ कि ये लेक्चर सीरीज़ चलती रहेगी जब तक कि हमारे पास फ्री समय है, काफ़ी लंबा चलेगा। तो मेरी यही आपसे विनती है कि आप किताबों को इकट्ठा ना करें, वरना आप एक दिन ज़रूर कलेक्टर बनेंगे। ना सही जिलाधिकारी, आप कलेक्टर किताबों के तो ज़रूर बन जाओगे अगर आप किताबें इकट्ठा करना चाहते हो। अगर आप इस वीडियो को सुनने के बाद भी 50 अलग अलग किताबें खरीद रहे हो, बजाय कि उन 2 या 3 किताबों को जो मैंने कहा कि पहले आप फिनिश कर लो, तो ऑल द बेस्ट, आप कलेक्टर बनिए। अब वो आपको डिसाइड करना है कि आपको कौन सा कलेक्टर बनना है ना। तो हम तो चाहेंगे कि आप इस तरीके से बने, लेकिन अगर आपकी मर्ज़ी यहाँ पे ज़्यादा खुशी आपको महसूस होती है तो वो भी आपकी अपनी मतलब स्वतंत्रता है, डेमोक्रेसी है। तो चलिए दोस्तों, इसी के साथ हम लोग इस वीडियो लेक्चर को समाप्त करते हैं, और आशा करता हूँ आपको काफ़ी सारी बातें बहुत आज क्लियर हुई होंगी कि सपने क्या होते हैं, उन सपनों को पाना कैसे है, और कैसे फ़िल्मी दुनिया से बाहर निकल करके हकीकत में जो नौकरी है उसको कैसे लेना है। तो हम लोग अपने नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में
कोर्स के साथ आगे बढ़ेंगे और धीरे धीरे जो किताबें हैं उन किताबों से उनके जो लेसन्स हैं, जो चैप्टर्स हैं, जो मेन मेन बातें हैं वो मैं आपको बताता जाऊंगा। लेकिन हमेशा आप याद रखिए, पढ़ना आपने है, परीक्षा आपने देनी है, सफलता आपको मिलेगी, मेहनत आपकी रहेगी। टीचर्स का सिर्फ इतना सा काम होता है कि आपको एक गाइडेंस मिल जाए कि भाई इस रास्ते से जाओ। तो आशा करता हूँ आप इस वीडियो को लाइक करेंगे, चैनल को सब्सक्राइब करेंगे और अपने दोस्तों के साथ इसको शेयर भी करेंगे अगर आपको ये वीडियो पसंद आता है तो। अगर आपको कोई भी कन्फ्यूजन है तो आप मुझसे नीचे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। तब तक के लिए धन्यवाद। तो गुड बाय।